गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 96 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप डिस्कस कर रहे हैं, पादप वृद्धि तथा परिवर्धन। और देखिए इसमें हमने कल इंट्रोडक्टरी कंटेंट जो था उसको डिस्कस कर लिया है, जिसमें आपने ग्रोथ का मेजरमेंट कैसे होता है, वृद्धि का मापन कैसे होता है ये पढ़ा। इसके अलावा वृद्धि अपरिमित है, असीमित है, ये कैसे संभव है। और इससे पहले आपने ग्रोथ के कंप्लीट इंट्रोडक्शन को स्टडी किया। आज हम यहां बात करेंगे फेजेज ऑफ ग्रोथ। फेजेज ऑफ ग्रोथ आपका अगला टॉपिक है। फेजेज ऑफ ग्रोथ में वृद्धि की प्रावस्थाएं, ये आपको स्टूडेंट्स पढ़नी है, ठीक है। फेजेज ऑफ ग्रोथ, वृद्धि प्रावस्थाएं। तो देखिए जो ग्रोथ का पीरियड है या वृद्धि प्रावस्थाएं जो हैं, इन वृद्धि प्रावस्थाओं को मोटे तौर पर तीन अलग अलग प्रावस्थाओं में विभक्त किया गया है, तीन प्रावस्थाओं में इनको बांटा गया है। ये हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं मेरिस्टेमेटिक फेज, मेरिस्टेमेटिक फेज। और मेरिस्टेमेटिक फेज जो है वो विभज्योत की प्रावस्था को दर्शाता है, विभज्योत की। इसके बाद इलोंगेशन फेज, दीर्घीकरण प्रावस्था। इलोंगेशन फेज या इसको आप कह सकते हैं ये है दीर्घीकरण प्रावस्था। और थर्ड है स्टूडेंट्स मैच्योरेशन फेज या परिपक्वन प्रावस्था। मैच्योरेशन फेज या इसको आप कहेंगे परिपक्वन प्रावस्था। तो परिपक्वन प्रावस्था मैच्योरेशन फेज है, दीर्घीकरण प्रावस्था एलोंगेशन फेज है, और विभज्योत की प्रावस्था मेरिस्टेमेटिक फेज है। क्लियर? अब स्टूडेंट्स इसको किसी एक पादप एक्सिस, प्लांट एक्सिस जो है, पादप अक्ष की संरचना के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए रूट अपेक्स है, मूल शीर्ष है। आप कहेंगे रूट अपेक्स, मूल शीर्ष, ठीक है। ये रूट कैप या फिर आप कहेंगे मूल गोप, जो इसको प्रोटेक्ट करती है, इस वृद्धि कर रही रूट को ये प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये देखिए सबसे पहले इसमें जो रीजन है ये हुआ मेरिस्टेमेटिक जोन, ये मेरिस्टेमेटिक रीजन है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें इलोंगेशन या दीर्घीकरण जोन होगा। उसके बाद आप देखिए इसमें मैच्योरेशन और परमानेंट जोन होंगे, तो वहां रूट हेयर्स की प्रेजेंस आपको मिलेगी। रूट हेयर्स, मूल रोम जो मूल में उपस्थित है, इन रूट हेयर्स की प्रेजेंस मिलेगी। तो ये देखिए यहां आप कहेंगे मैच्योरेशन जोन। और फाइनली रूट हेयर्स की उपस्थिति के साथ ये यहां मैं बना रहा हूं जाइलम, और इसको आप कहते हैं परमानेंट जोन, रूट हेयर्स। आप जानते हैं मैच्योरेशन या परिपक्वन के बाद ही कोशिकाएं किस में परिवर्धित हो जाती हैं? स्थायी उत्तकों में या स्थायी कोशिकाओं में परिवर्धित हो जाती हैं। क्लियर? तो देखो सबसे पहले यह मेरिस्टेमेटिक फेज या विभज्योत की क्षेत्र है, या मेरिस्टेमेटिक एरिया विभज्योत की क्षेत्र जो है, इसमें कोशिकाएं लगातार विभाजित होंगी और विभाजित होकर विभेदित होने लगेंगी, डिफरेंशिएट होंगी। सबसे पहले आप ये कहेंगे यहां जो सेल्स हैं वो सेल्स डिवाइड होंगी। डिवीजन के बाद ये सेल्स डिफरेंशिएट होंगी। दो वर्ड में बोल रहा हूं, मेरिस्टेमेटिक सेल। तो हर एक फेज के लिए अलग अलग डिटेल लिख लेते हैं। फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक फेज, मेरिस्टेमेटिक फेज या विभज्योत की क्षेत्र, ठीक है। देखो पहला मैं लिख रहा हूं सेल्स डिवाइड एंड डिफरेंशिएट। कोशिकाएं लगातार क्या होती हैं? विभाजन यहां होता है, और विभाजन के पश्चात कोशिकाओं में यहां क्या होता है?
विभेदन, डिफरेंशिएशन। अब सबसे पहले वर्ड आपके सामने स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन आया, तो डिफरेंशिएशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे परिभाषित कर सकते हैं? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन या विभेदन। तो देखो, इस विभेदन की प्रक्रिया को हम परिभाषित कर सकते हैं, किसी भी कोशिका का कार्यात्मक निर्धारण, कोशिका जो है उसका कार्यात्मक निर्धारण अगर हो गया है, आपने कहा कोशिका विभाजन से बनी, विभाजन के पश्चात वो विभेदन में चली जाती है, विभेदित हो जाती है, तो विभेदन में चले जाने का मतलब क्या हुआ? उस कोशिका का कार्यात्मक निर्धारण हो गया कि वो किस कार्य को संपन्न करेगी, किस कार्य को संपादित करेगी, ये उसका कार्यात्मक निर्धारण है। और कार्यात्मक निर्धारण होने का मतलब स्टूडेंट्स क्या हो गया? विभेदन हो गया। ठीक है। फिर इस मेरिस्टेमेटिक जोन की जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, सघन कोशिका द्रव डेंस साइटोप्लाज्म में होता है। सघन कोशिका द्रव, आप ध्यान रखें, डेंस साइटोप्लाज्म, और उसके साथ आप कह सकते हैं बड़ा सुस्पष्ट, सुस्पष्ट बड़ा केंद्रक, डेंस साइटोप्लाज्म तथा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ठीक है। एनसीईआरटी एक पॉइंट लिखती है, अबंडेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा, आप जानते हैं स्टूडेंट्स, प्लाज्मोडेस्मेटा जीव द्रव्य सेतु कहा जाता है। दो पादप कोशिकाओं या सन्निकट पादप कोशिकाओं के मध्य यह योजन स्थापित करता है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज स्थापित करता है। तो इसको देखिए, आप कह रहे हैं अबंडेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा या जीव द्रव्य सेतु जो है, इनकी प्रचुरता, ये जनरली स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। ये ध्यान रखें आप कि जो मेरिस्टेमेटिक जोन की सेल्स हैं, विभज्योत क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं, क्या विभज्योत क्षेत्र की कोशिकाओं में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की प्रेजेंस संभव है? हाँ, डेफिनेटली। आप ध्यान रखें स्टूडेंट्स, जो विभज्योत क्षेत्र की कोशिकाएं हैं, इन विभज्योत क्षेत्र की कोशिकाओं में भी आपस में, मेरिस्टेमेटिक जोन की सेल्स में भी आपस में प्लाज्मोडेस्मेटा की उपस्थिति होती है। और न केवल उपस्थिति होती है, एनसीईआरटी लिखती है अबंडेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा वहां होता है, जीव द्रव्य सेतु की वहां क्या होती है? प्रचुरता होती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो देखिए, ये मेरिस्टेमेटिक जोन की जो सेल्स हैं, इनमें अबंडेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा होने का मतलब, यहां मैं इन सेल्स की कनेक्टिविटी शो कर रहा हूं, ये एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं जीव द्रव्य सेतु के द्वारा। अब डिवीजन इनको करना होगा, तो ऑब्वियस है, स्वाभाविक बात है कि ये प्लाज्मोडेस्मेटा को ब्लॉक कर देंगी, क्योंकि डिवीजन करने या विभाजन करने के लिए इन कोशिकाओं को इंडिपेंडेंट कंडीशन में स्टूडेंट्स आना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, ये जो कोशिकाएं हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल, इनमें प्राइमरी सेल वॉल, प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट, प्राथमिक कोशिका भित्ति की उपस्थिति, प्राथमिक कोशिका भित्ति की स्टूडेंट्स यहां क्या होती है? उपस्थिति। इसका मतलब किसी भी प्रकार से द्वितीयक स्थूलन या द्वितीयक जमाव जो है वो इन पर नहीं होता है। तो सेल वॉल प्राइमरी नेचर की होती है, कोशिका भी आप ये कह सकते हैं प्राथमिक प्रवृत्ति की होती है। और इस प्रकार से ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ये इन कोशिकाओं में विभाजन होगा, उसके बाद विभेदन होगा। तो जैसे ही विभेदन होगा, ये आप ये कह सकते हैं इस मेरिस्टेमेटिक जोन से दीर्घीकरण और मैच्योरेशन जोन से होते हुए परमानेंट सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। विभेदन के पश्चात आप ये कह सकते हैं ये किस में कन्वर्ट होती हैं? स्थायी कोशिकाओं में कन्वर्ट होती हैं। तो ये विभेदन कब होता है, इसको भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। कार्यात्मक निर्धारण या विभेदन कब होगा? स्टार लगा के एक पॉइंट लिख लीजिए। विभाजित हो रही है लगातार। मैं फिर कह रहा हूं, विभेदन जैसे ही होगा वैसे ही ये परमानेंट टिश्यू में या स्थायी उत्तक में परिवर्तित हो जाएंगी। तो आप ये कहेंगे जो मेरिस्टेमेटिक जोन की कोशिकाएं हैं वो पूर्णतया अविभेदित
पूर्णतया अविभेदित, और यही स्टूडेंट्स मेंशन कर लीजिए विभेदित होकर स्थायी कोशिकाओं में परिवर्धित हो जाती हैं। स्थायी कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो ये हुआ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक जोन। इसके ठीक बाद देखिए आपको दे रखा है एलोंगेशन जोन, दीर्घीकरण क्षेत्र। तो इनको मैं हटा देता हूं, ये तीनों फेज जो हमने नाम लिखे थे। एलोंगेशन जोन या दीर्घीकरण क्षेत्र, देखो आप कहेंगे इलोंगेशन जोन या दीर्घीकरण क्षेत्र में कोशिकाएं इस प्रकार से स्टूडेंट्स इलोंगेट होने लगेंगी। दीर्घीकृत कोशिकाएं आप देख सकते हैं, कोशिकाओं में दीर्घीकरण होने लगेगा, और जो दीर्घीकृत कोशिकाएं हैं, ये दीर्घीकृत कोशिकाएं इस दीर्घीकरण क्षेत्र को बनाती हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट, दूसरे टाइप की कोशिकाएं मैं यहां लिख रहा हूं, या दूसरा जो फेज है वो मैं लिख रहा हूं इलोंगेशन फेज, दीर्घीकरण प्रावस्था। दीर्घीकरण प्रावस्था, दीर्घीकरण प्रावस्था में देखिए क्या क्या परिवर्तन होते हैं। एनसीईआरटी सबसे पहले लिखती है वैक्यूलेशन। देखिए वैक्यूलेशन जो है वो बेसिकली रिक्तिका का निर्माण है। रिक्तिका निर्माण, ये स्टूडेंट्स रिक्तिका निर्माण प्रारंभ हुआ है। ये रिक्तिका निर्माण आप ये कह सकते हैं इस प्रकार की प्रक्रिया बढ़ जाती है। ठीक है ना, वैक्यूलेशन का प्रोसेस, जो रिक्तिका निर्माण की प्रक्रिया है, राजधानी निर्माण की प्रक्रिया है, वो यहां से बढ़ जाएगी। कोशिका में एनलार्जमेंट आएगा, सेल एनलार्जमेंट। एनलार्जमेंट, तो एनलार्जमेंट का मतलब आप जानते हैं कि कोशिका का जो आकार है उस आकार में बढ़ोतरी होगी, और इसके साथ साथ आप कह सकते हैं एनलार्जमेंट के अलावा सेल वॉल डिपोजिशन। सेल वॉल जो है कोशिका भित्ति है, उस पर डिपोजिशन, जमाव या स्थूलन बढ़ने लगेगा। ये जमाव और स्थूलन जो बढ़ रहा है ये इसको द्वितीयक कोशिका भित्ति की ओर ले जा रहा है। किस तरफ ले जा रहा है स्टूडेंट्स? द्वितीयक कोशिका भित्ति की तरफ आप ये कह सकते हैं, ये स्थूलन इसको ले जा रहा है। तो ये आपके पास इलोंगेशन फेज की सेल थी। ठीक है, इलोंगेशन फेज की सेल्स थी। एनसीईआरटी ने लिखा है कि जो इलोंगेशन फेज की सेल हैं, वैक्यूलेशन का बढ़ना, वहां देखो लिखा है, इंग्लिश में वर्ड लिखा है, इतना सब आपको पता है, इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, एक पॉइंट ये लिखा है। इंक्रीज वैक्यूलेशन के अलावा वहां सेकंड पॉइंट लिखा है सेल एनलार्जमेंट, कोशिका का दीर्घीकरण, और फिर लिखा है सेल वॉल का डिपोजिशन, इसका मतलब सेकेंडरी वॉल डिपोजिशन। ये जो है वो इलोंगेशन फेज के लाक्षणिक गुण हैं। ये सब जो पढ़ रहे हैं आप वो क्या है? इलोंगेशन फेज या दीर्घीकरण प्रावस्था के लाक्षणिक गुण हैं। दीर्घीकरण प्रावस्था के अभिलक्षण या फिर आप कह दीजिए लाक्षणिक गुण है। ठीक है, दीर्घीकरण प्रावस्था इनसे कैरेक्टराइज की जाती है। अब लास्ट आपके पास इसमें जो दे रखा है इसके अकॉर्डिंग हुआ मैच्योरेशन। तो तीसरा जो फेज है वो मैं लिख रहा हूं मैच्योरेशन या परिपक्वन। मैच्योरेशन या फिर यहां आप लिखिए परिपक्वन अवस्था, परिपक्वन प्रावस्था। देखिए मैच्योरेशन और परिपक्वन जो है ये आप कहेंगे अपना मैक्सिमम साइज, थिकनिंग और प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन लेता है। मतलब इस अवस्था का कैरेक्टरिस्टिक फीचर या अभिलक्षण अगर हम लिखें तो आप लिख सकते हैं कोशिकाएं अधिकतम आकार ग्रहण करती हैं। सबसे पहली बात, कोशिकाएं इस अवस्था में स्टूडेंट्स अधिकतम आकार ग्रहण करती हैं।
कोशिकाएं इस अवस्था में अधिकतम आकार ग्रहण करती हैं। सबसे पहली बात तो द सेल्स विल अटेन देयर मैक्सिमम साइज, जितना एनलार्ज होना था उतना हो चुकी हैं ये, ठीक है। इसके अलावा आप कहेंगे न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, नई कोशिका भित्ति का स्थूलन या जमाव, ये भी यहां होने वाला है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां लिखा है प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। जो प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य है, उसका रूपांतरण होना। तो क्या है ये जीव द्रव्य, जो प्रोटोप्लाज्म है उसका रूपांतरण, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। ये प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन या जीव द्रव्य रूपांतरण जो है, जीव द्रव्य का रूपांतरण, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन स्टूडेंट्स एग्जैक्टली क्या है? आप कहेंगे प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन या जीव द्रव्य का रूपांतरण। अर्थात अब देखिए कोशिका मैच्योर स्टेज में, परिपक्व अवस्था में आ गई है और अब परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पहले की तुलना में उसमें जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो कम होगा। इवन आप ये कह सकते हैं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो पहले हाई थे, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, देखो मैं लिख रहा हूं, काम की बात है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, साइटोप्लाज्मिक रेशियो, इसका मतलब आप कह सकते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का अनुपात। अब केंद्रक, पहले आपने कहा सुस्पष्ट बड़ा केंद्रक था, लेकिन अब केंद्रक का आकार भी सामान्यतः घटेगा, पेरिफेरल पोजीशन या परिधीय स्थिति की तरफ ये जो है प्रतिस्थापित हो जाएगा। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी स्टूडेंट्स कम होगा। तो ये जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है उस मेरिस्टेमेटिक फेज या विभज्योत की अवस्था की तुलना में यहां आप कह सकते हैं क्या हो जाएगा, परिवर्तित होकर कम हो जाएगा। ये जो प्रक्रिया है ये आपको मैच्योरेशन फेज या परिपक्वन अवस्था में मिलेगी, ठीक है। मैच्योरेशन फेज या किस में मिलेगी? परिपक्वन अवस्था में ये प्रक्रिया स्टूडेंट्स आपको मिलेगी। और इसके लिए आपको ये दे रखा है, इसके लिए आपको ये दे रखा है कि कोशिका द्रव का या साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, प्रोटोप्लाज्म आप कह दीजिए, जीव द्रव्य जो है उसका यहां मॉडिफिकेशन या फाइनली क्या होगा, रूपांतरण। और रूपांतरण के बाद ये जो फेज है, देखो मैच्योरेशन के बाद हम लिखते हैं ये जो फेज है वो कौन सा फेज है? परमानेंट फेज या परमानेंट जोन, स्थायी उत्तक क्षेत्र या स्थायी क्षेत्र। और इसी के साथ देखो मैंने स्थायी उत्तक, जटिल उत्तक, जाइलम दिखाया है। कहां? जहां रूट हेयर्स प्रेजेंट होंगे, जहां मूल रोमों की उपस्थिति होगी, रूट हेयर्स की प्रेजेंस होगी, ऑब्वियस है वहीं जाइलम होगा, क्योंकि ये रूट हेयर वाटर और मिनरल्स, जल तथा खनिज लवणों को अवशोषित करके किसको स्थानांतरित करते हैं? जाइलम तक पहुंचाते हैं, जिससे पादप में जल व खनिजों का संवहन होता है, पादप में जल व खनिजों का स्थानांतरण वायुवीय भागों तक होता है, ठीक है। ये रूट हेयर्स यहां क्यों नहीं प्रेजेंट थे? मैच्योरेशन जोन में और मेरिस्टेमेटिक जोन, या फिर आप कह सकते हैं मेरिस्टेमेटिक और इलोंगेशन जोन में प्रेजेंट क्यों नहीं थे? देखिए यहां अभी तक विभेदन नहीं हुआ था, विभेदन यहां जाते जाते होता है। तो एग्जैक्टली जब विभेदन ही नहीं हुआ तो इसका मतलब किसी भी प्रकार की कोशिका का कार्यात्मक निर्धारण तो नहीं हुआ है। अब जब कार्यात्मक निर्धारण कोशिका का नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में आप स्टूडेंट्स ये कहिए यहां रूट हेयर्स की प्रेजेंस का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। क्योंकि अगर यहां प्रेजेंट भी होते तो यहां जाइलम होता नहीं, जाइलम तो डिफरेंशिएटेड या विभेदित उत्तक है। तो जाइलम की उपस्थिति जहां है वहीं आप देखिए क्या है, रूट हेयर्स की प्रेजेंस है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपसे ये पूछा जाता है, देखो जो मेरिस्टेमेटिक जोन है उसका समीपस्थ या प्रॉक्सिमल कौन सा है? ऑब्वियस है, मेरिस्टेमेटिक के बाद इलोंगेशन है, तो इलोंगेशन या दीर्घीकरण क्षेत्र उसका समीपस्थ होगा। और दीर्घीकरण क्षेत्र का समीपस्थ कौन सा है? मैच्योरेशन जोन। लेकिन मेरिस्टेमेटिक जोन से मैच्योरेशन जोन क्या है? दूरस्थ, या फिर आप कह सकते हैं डिस्टल पोजीशन पर है। तो ये आपके पास वृद्धि की प्रावस्थाएं हैं। अब ग्रोथ रेट्स हमें पढ़ना है, लेकिन ग्रोथ रेट्स को मैं बाद में बात करूंगा आपसे। उससे पहले इसी के साथ मैं कनेक्ट कर रहा हूं जो इसी चैप्टर का टॉपिक है, उसमें आपको दे रखा है डिवीजन, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, ठीक है। विभाजन होता है, विभाजन के बाद विभेदन, उसके बाद में निर्विभेदन और उसके बाद पुनर्विभेदन। तो ये प्रक्रियाएं कैसे होती हैं, इसी टॉपिक के ठीक बाद हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो आप ये नोट कर लें, स्क्रीनशॉट इसका ले लें, आगे आ रहा हूं मैं। अगला टॉपिक आपको नोट करना है, ग्रोथ रेट्स की बात हम बाद में करेंगे। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, ये एनसीईआरटी का टॉपिक है। हो गया होगा? देखिए
अगला स्टूडेंट्स टॉपिक आपका है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, विभेदन, निर्विभेदन, पुनर्विभेदन। टॉपिक आप लिख लें डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखो परफेक्ट एग्जाम्पल्स के साथ इसमें थोड़ा सा सेल बायोलॉजी का रेफरेंस भी आपको पढ़ना है। सेल बायोलॉजी के साथ साथ प्लांट फिजियोलॉजी तो है ही, तो ये दोनों ही रेफरेंस आपको पढ़ने हैं। कैसे कैसे हुआ इसको स्टडी हम करने जा रहे हैं। आपने वृद्धि की प्रावस्थाएं जो हैं वो स्टडी कर ली हैं, वो पढ़ ली हैं, और अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। टाइटल लिखें आप टॉपिक पे। टॉपिक आपका है डिफरेंशिएशन, विभेदन, डी डिफरेंशिएशन, निर्विभेदन और रीडिफरेंशिएशन, पुनर्विभेदन। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इनको परफेक्ट एग्जाम्पल्स के साथ हम यहां स्टडी करेंगे। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन कैसे कैसे प्लांट में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, विभेदन, ये विभेदन आप कहेंगे, इसको आप कह देंगे निर्विभेदन। ये जो प्रक्रिया है इसको आप कह रहे हैं निर्विभेदन, और ये जो प्रक्रिया है इसको स्टूडेंट्स आप कहेंगे पुनर्विभेदन। ठीक है, तो देखो विभेदन की प्रक्रिया क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है। मैंने अभी आपको कहा था किसी भी कोशिका का कार्यात्मक निर्धारण जो है, कार्यात्मक निर्धारण जिसको फंक्शनल डिटर्मिनेशन हम स्टूडेंट्स कहते हैं, ये फंक्शनल डिटर्मिनेशन या कार्यात्मक निर्धारण की जो प्रक्रिया है ये होती है विभेदन। ठीक है, अब देखिए यहां सबसे पहले आपके पास इस प्रकार से समव्यासी कोशिकाएं थी, इनको हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स कह देते हैं। समव्यासी कोशिकाएं, समान आकार की कोशिकाएं, इनमें आपको पता है बड़ा सुस्पष्ट केंद्रक उपस्थित है, और इनमें आप ये जानते हैं सघन कोशिका द्रव की उपस्थिति है। ठीक है, तो देखो ये मैं कह रहा हूं कौन सी सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स या फिर आप कहेंगे विभज्योतकी कोशिकाएं। मैं पूरी प्रक्रिया जो है वो बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा, आप ध्यान से समझें इसको और उसके बाद आप इसको नोट डाउन कर लें। मेरिस्टेमेटिक सेल या विभज्योतकी कोशिकाओं के लाक्षणिक गुण स्टूडेंट्स क्या हैं, तो आप कहेंगे सघन कोशिका द्रव, सघन कोशिका द्रव, डेंस साइटोप्लाज्म। इसके अलावा आप कहते हैं प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, बड़ा केंद्रक। और ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स या विभज्योतकी कोशिकाएं हैं, इनके लिए मैं ये लिख सकता हूं ये पूर्णतया अविभेदित होती हैं, पूर्णतया अविभेदित होती हैं। तो ये कोशिकाएं कहां से बनी, तो इसके लिए एक और स्टेज आप इन्वॉल्व कर लीजिए। देखिए ये कोई कोशिका मैंने यहां जो लिखी है ये प्रोमेरिस्टेम है। प्रोमेरिस्टेम स्टूडेंट्स होता है प्राक विभज्योतक, और प्रोमेरिस्टेम या प्राक विभज्योतक वो है जो विभज्योतक को बनाता है। तो प्राक विभज्योतक कहां से आया, प्राक विभज्योतक। तो आप देखिए ये जो प्राक विभज्योतक था ये एम्ब्रियोनिक स्टेज या भ्रूणीय अवस्था का उत्तक है, भ्रूणीय अवस्था का। तो जो भ्रूणीय अवस्था में प्रोमेरिस्टेम था, प्राक विभज्योतक था, इस भ्रूणीय अवस्था के मेरिस्टेम में, प्राक विभज्योतक में लगातार क्या हुए, डिवीजन, विभाजन। ठीक है, और इससे पूर्णतया अविभेदित मेरिस्टेमेटिक सेल्स
या फिर स्टूडेंट्स आप कहिए विभज्योत की कोशिकाएं निर्मित हो गई। ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं या विभज्योत की कोशिकाएं हैं, इन विभज्योत की कोशिकाओं से आगे अब हम बात करेंगे इनके डिफरेंशिएशन की, डी डिफरेंशिएशन की और रीडिफरेंशिएशन की। तो क्लियर है, ये जो है वो सामान्यतः होती हैं समव्यासी विभज्योत की कोशिकाएं। समव्यासी कोशिकाएं, और एनसीईआरटी के जो 2 कैरेक्टर है वो भी मेंशन कर देता हूं। कोशिका भित्ति कैसी है? प्राथमिक कोशिका भित्ति। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम इसमें लेना चाह रहे हैं जो पहले हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए, ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं का डिफरेंशिएशन प्रोसेस शुरू होता है, इनके कार्यात्मक निर्धारण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो कार्यात्मक निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ होने के लिए यहां इन कोशिकाओं को स्टूडेंट्स 2 स्पष्ट आप कहेंगे फेजेज जो हैं उनसे गुजरना होगा, और वो है इलोंगेशन। इलोंगेशन आपने कहा था दीर्घीकरण, और उसके बाद आपने कहा मैच्यूरेशन। तो देखो, इन कोशिकाओं में रिक्तिका की उपस्थिति नहीं है। आप कह रहे हैं ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में सघन कोशिका द्रव है और इसके अलावा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, बड़ा केंद्रक है। इन कोशिकाओं में रिक्तिका की उपस्थिति नहीं है। वैक्यूल स्टूडेंट्स इनमें एब्सेंट हैं। तो जो वैक्यूल इसमें एब्सेंट है, जो रिक्तिका इसमें अनुपस्थित है, ये रिक्तिकाएं जो इसमें अनुपस्थिति दर्शा रही हैं, इसी कारण से ये किसी प्रकार के पदार्थ का संग्रहण नहीं कर सकती, अर्थात इनका कार्यात्मक विभेदन नहीं हुआ है। लेकिन इनके बाद जो कोशिकाएं बनेंगी वो परमानेंट टिश्यू या स्थायी उत्तक बनेंगी और उनमें रिक्तिका का निर्माण हो जाएगा। ये रिक्तिका या रसधानी जो इनमें निर्मित होगी वो खाद्य पदार्थों के संग्रहण का कार्य करेगी, इसलिए वो विभेदित है। तो देखो, अगले फेज में जो कोशिकाएं बनती हैं वो कोशिकाएं इस प्रकार की होंगी। ये जो सेल्स या कोशिकाएं हैं ये मैंने बना दी हैं। अब इनमें स्पेसिफिकली विशिष्ट तौर पर आप ये कह रहे हैं क्या बन रही है? रिक्तिकाएं। तो देखो, ये स्टूडेंट्स पादप कोशिका का लाक्षणिक गुण होता है कि उसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, उसमें बड़ी केंद्रीय रिक्तिका की उपस्थिति होती है। ऐसा होने के कारण केंद्रक जो है वो पेरिफेरल पोजीशन या परिधीय अवस्था में आ जाता है। तो ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में रिक्तिका बन चुकी है। इस मेरिस्टेमेटिक सेल से ये जो बनेंगी वो स्टूडेंट्स आप कहेंगे प्राइमरी परमानेंट सेल्स। प्राइमरी परमानेंट सेल्स, ये प्राथमिक स्थायी उत्तक है। ये प्राइमरी परमानेंट सेल्स हैं या कौन सी कोशिकाएं हैं? आप कहेंगे ये हैं प्राथमिक स्थायी उत्तक। ठीक है, ये स्टूडेंट्स प्राथमिक स्थायी उत्तक है। अब प्राइमरी परमानेंट सेल या प्राथमिक स्थायी उत्तक जो यहां बन गए हैं, ये प्राथमिक स्थायी उत्तक क्या परिवर्तन दर्शा रहे हैं? सबसे पहले तो परिवर्तन पे आइए आप। तो आप ये कहेंगे कि यहां विशेष तौर पर वैक्यूल या रिक्तिका का निर्माण हो गया है। वैक्यूल या रिक्तिका का निर्माण हो गया। अब याद करो, आपने पढ़ा था, एनसीईआरटी मेंशन करती है कि जो इलोंगेशन फेज है, इस इलोंगेशन फेज में इंपॉर्टेंट चेंज जो होने वाला है वो है वैक्यूलराइजेशन। लिख रहा हूं मैं, वैक्यूलेशन लिख सकते हैं, मैंने इसको लिखा है वैक्यूलराइजेशन। ये वैक्यूलराइजेशन का मतलब स्टूडेंट्स यहां है रिक्तिका निर्माण। ठीक है, वैक्यूलराइजेशन या रिक्तिका निर्माण होने के साथ साथ आप कह सकते हैं यहां सेल एनलार्जमेंट आया था, कोशिका दीर्घीकृत हुई थी, कोशिका बड़ी हो गई थी आकार में, और साथ में आप ये कह सकते हैं यहां सेल वॉल डिपोजिशन भी शुरू हो गया था। सेल वॉल डिपोजिशन स्टूडेंट्स शुरू हो गया था। कोशिका भित्ति का जो जमाव है, स्थूलन है, वो भी यहां प्रारंभ हो गया था। तो इस प्रावस्था का लाक्षणिक गुण क्या था? वैक्यूलराइजेशन, वैक्यूल फॉर्मेशन। फिर देखो अगले फेज में आओ, मैच्यूरेशन में, परिपक्वन फेज। इसके बारे में भी आपने पढ़ रखा है कि मैच्यूरेशन या परिपक्वन फेज में क्या होगा? कोशिका अधिकतम आकार ग्रहण करेगी। कोशिका अधिकतम
आकार ग्रहण करती है। ठीक है, कोशिका का आकार क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप कहते हैं भित्ति स्थूलन, या जो भित्ति है ये स्थूलन बढ़ने लग जाता है। तो यहां से कोशिका मैच्योरेशन के बाद में प्राथमिक स्थायी उत्तक में कन्वर्ट हो गई, और जो पादपों में सबसे पहले प्राथमिक स्थायी उत्तक बनते हैं वो होते हैं मृदुतक। आप जानते हैं उनको कहा जाता है मृदुतक, पैरेनकाइमा। क्या कहा जाता है, मृदुतक या पैरेनकाइमा। क्लियर? तो ये आपके पास पैरेनकाइमेटा सेल्स हैं। इन पैरेनकाइमेटा सेल्स में रिक्तिका का निर्माण हो गया है, वैक्यूल का फॉर्मेशन इनमें हो गया है स्टूडेंट्स, जिससे अब ये संग्रहण का कार्य कर सकती हैं। तो क्या मैं इसके लिए लिख सकता हूं, यहां देखो मैंने लिखा था ये पूर्णतया अविभेदित है, लेकिन जो पैरेनकाइमा आपने लिखा है इस पैरेनकाइमा के लिए आप लिख सकते हैं ये पूर्णतया विभेदित है। इट इज कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड, ये हुआ पूर्णतया विभेदित। और पूर्णतया विभेदित होने के साथ साथ इसका फंक्शन या कार्य भी आपको पता होना चाहिए। एनाटॉमी में भी आपको डिटेल दे रखी है। ये खाद्य संग्रहण, ये आप कह दीजिए स्टोरेज या संग्रहण, इसका पहला फंक्शन है। और सेकंड फंक्शन इसका आप ये भी कह सकते हैं ये वाइटल फंक्शन या जैविक कार्य को संपन्न करता है, और ये है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण हो गया। तो देखो प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और प्राइमरी परमानेंट सेल्स। ठीक है, ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं इनको हम प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स कह सकते हैं। अब इनके बाद देखिए यहां ये जो प्राथमिक स्थायी उत्तक बन गए हैं, प्राथमिक स्थायी उत्तक अस्थायी रूप से अपने विभाजन की क्षमता को खो देते हैं। पॉइंट नोट करो आप, इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक स्थायी उत्तक, प्राथमिक स्थायी उत्तक अस्थायी रूप से विभाजन की क्षमता को, विभाजन की क्षमता को खो देते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स विभाजन की क्षमता को खो देते हैं। कौन से उत्तक, जो प्राथमिक स्थायी उत्तक या स्थायी कोशिकाएं जो बन गई हैं वो अपने विभाजन की क्षमता को खो देते हैं। तो क्या अब इनमें विभाजन कभी नहीं होगा? आप ये देखिए इनमें सामान्यतः विभाजन की प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन अगर पादप को अपने डायमीटर में इंक्रीज करना है, पादप अंगक को अपने व्यास में इंक्रीज करना है, अपनी चौड़ाई या मोटाई में बढ़ोतरी करनी है, द्वितीयक वृद्धि करनी है, तो निश्चित रूप से इनमें विभाजन होगा। और ये जो इनके विभाजन के लिए प्रक्रिया है वो क्या होनी चाहिए? देखो यहां हुआ था डिवीजन, ये अनडिफरेंशिएटेड थी, अविभेदित थी, ये विभेदित हो गई। तो इसका मतलब ये जो एक्टिविटी हुई वो क्या हुई? डिफरेंशिएशन, विभेदन। ठीक है, फर्स्ट एक्टिविटी स्टूडेंट्स डिवीजन, सेकंड एक्टिविटी डिफरेंशिएशन। अब थर्ड स्टेप की तरफ हम जा रहे हैं। तो यहां आपने कहा कि ये जो प्राथमिक स्थायी उत्तक हैं या प्राइमरी परमानेंट टिश्यू हैं, ये सामान्यतया स्थायी उत्तक बनने के बाद अस्थायी रूप से अपने विभाजन की क्षमता को खो देते हैं। और विभाजन की क्षमता को खो देने का मतलब ये हुआ कि फिर से विभाजित नहीं होती हैं सामान्यतया। लेकिन अगर पादप को आवश्यकता है, वो पादप अंगक अपने चौड़ाई में या मोटाई में वृद्धि करना चाहता है, द्वितीयक वृद्धि करना चाहता है, तो ये फिर से विभेदित होंगी। और इनका फिर से विभेदित होना क्या कहा जाता है? निर्विभेदन। तो अगला जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स थर्ड, ये आप कहेंगे ये हुआ डी डिफरेंशिएशन। क्या हुआ? डी डिफरेंशिएशन। अब डी डिफरेंशिएशन के प्रोसेस के बाद क्या बनेगा? यहां डी डिफरेंशिएशन के प्रोसेस के बाद पादप में दो प्रकार के उत्तक बनते हैं। एक आप कहेंगे वेस्कुलर कैम्बियम। ये वेस्कुलर कैम्बियम होती है संवहन एधा। थोड़ा सा डिस्कशन मैंने कल भी किया था आपसे इसका, संवहन एधा। ठीक है, और दूसरा स्टूडेंट्स आप कहते हैं कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क एधा।
ये है कॉर्क कैम्बियम, या इसको आप कहेंगे कॉर्क एधा। ठीक है, इन शॉर्ट आप इसको लिखते हैं सीसी कॉर्क कैम्बियम, और इसको आप इन शॉर्ट लिखते हैं वीसी वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, फॉर्मेशन कैसे होगा, बनेंगी कैसे, तो देखो वेस्कुलर कैम्बियम एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। ये प्लांट का रंभीय क्षेत्र है। रंभीय क्षेत्र का मतलब उसका सफवन उत्तकों को धारण करने वाला क्षेत्र है। ये एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के साथ साथ स्टूडेंट्स यहां प्रेजेंट होगी पेरिसाइकिल। तो एंडोडर्मल लेयर बाहर प्रेजेंट है और पेरिसाइकिल लेयर उसके अंदर की तरफ प्रेजेंट है। इसके बाद यहां इस प्रकार से वेस्कुलर बंडल या संवहन उत्तकों की उपस्थिति है। वेस्कुलर बंडल या संवहन उत्तकों की उपस्थिति है। इनको थोड़ा सा सही अरेंज कर देता हूं जिससे हमें समझने में आसानी रहे। वेस्कुलर बंडल या संवहन उत्तकों की स्टूडेंट्स हम कह रहे हैं उपस्थिति है। ठीक है, अब ये वेस्कुलर बंडल और संवहन उत्तकों की जो उपस्थिति है, ये वेस्कुलर बंडल यहां जो प्रेजेंट होते हैं, डाइकोट स्टेम के बारे में मैं बात आपसे कर रहा हूं। ये देखिए, अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम की उपस्थिति दर्शाते हैं। जाइलम, और ये देखिए बाहर की तरफ इनमें उपस्थित होता है स्टूडेंट्स फ्लोएम। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक स्ट्रिप या पट्टिका उपस्थित होती है। ये स्ट्रिप या पट्टिका स्टूडेंट्स कही जाती है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, हिंदी में आप इसको कहेंगे अंतःपूलीय एधा। क्या कहा जाएगा? ये पहले से उपस्थित है। जब जाइलम और फ्लोएम एक बंडल के रूप में आए, एक साथ आए, तो पादप में ये बनी अंतःपूलीय एधा। ठीक है, ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और अंतःपूलीय एधा, मैं ये कह रहा हूं प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम जब बना, मतलब वेस्कुलर बंडल बना, तो उसके साथ ही निर्मित हो गई, तो इसको मैं प्राथमिक उत्तक ही कह सकता हूं। और स्टूडेंट्स आप ध्यान रखें, ये प्राथमिक विभजोतक ही होता है। विशेष तौर पर ये प्राथमिक विभजोतक का प्रारूप होता है। इसके अलावा इन वेस्कुलर बंडल्स के बीच में इस प्रकार से रेडियल अरेंजमेंट के साथ, अरीय व्यवस्था के साथ, इस प्रकार से स्टूडेंट्स रेडियल अरेंजमेंट या अरीय व्यवस्था के साथ यहां मृदुतकीय कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये रेडियल अरेंजमेंट या फिर आप कह सकते हैं अरीय व्यवस्था के साथ यहां जो मृदुतकों की उपस्थिति पाई जाती है, तो आपने देखो क्या कहा था, ये प्राइमरी परमानेंट सेल्स हैं, ये मृदुतक हैं। तो इन प्राइमरी परमानेंट सेल्स या मृदुतकों से अब नई कोशिकाएं निर्मित होती हैं, और वो जो नई कोशिकाएं निर्मित होती हैं वो क्या करेंगी, इस प्रकार से इस स्ट्रिप या पट्टिका को जोड़ देंगी। कौन सी स्ट्रिप या पट्टिका को जोड़ रही है? देखो, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम स्टूडेंट्स पहले से प्रेजेंट है। मैं फिर कह रहा हूं, यहां इन वेस्कुलर बंडल्स या संवहन पुलों के मध्य मृदुतकीय कोशिकाएं उपस्थित थी। ये मृदुतकीय कोशिकाएं अरीय रूप से व्यवस्थित थी। ये मृदुतकीय कोशिकाएं आप कह रहे हैं कैसी व्यवस्थित थी? अरीय रूप से व्यवस्थित थी। तो अरीय रूप से व्यवस्थित इन मृदुतकीय कोशिकाओं ने एग्जैक्टली यहां टिश्यू एक बनाया, डिफरेंशिएट किया इनसे टिश्यू, और ये जो है वो एक स्ट्रिप या पट्टिका के रूप में अरेंज हो गया। और इस प्रकार से जो पहले से इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम थी, उसके साथ स्टूडेंट्स अब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम भी जुड़ गई। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम को आप अंतःपूलीय एधा के बजाय अंतरपूलीय एधा कहेंगे। अंतरपूलीय एधा, देखो ये अंतःपूलीय एधा थी, ये क्या है? अंतरपूलीय एधा। अब जब ये स्थिति आ गई, तो इन दोनों को सम्मिलित रूप से, संयुक्त रूप से आप कह देंगे वेस्कुलर कैम्बियम या संवहन एधा। ये है स्टूडेंट्स वीसी, वेस्कुलर कैम्बियम या संवहन एधा। और वेस्कुलर कैम्बियम या संवहन एधा क्या करती है? आप कहेंगे प्लांट के स्टीलर रीजन में, स्टीलर रीजन संवहनी क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि करवाती है।
पादप के संवहनी क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि हेतु उत्तरदायी तो देखो आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, ये वेस्कुलर कैम्बियम तो पादप के संवहनी क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि करवाती है, जबकि कोर्क कैम्बियम प्लांट के पादप के अतिरिक्त रंभीय क्षेत्र या जो बाहर वाला रीजन है उसमें द्वितीयक वृद्धि करवाती है। तो यहां जो डी डिफरेंशिएशन की एक्टिविटी हुई, इस डी डिफरेंशिएशन की एक्टिविटी से कौन से टिश्यूज बने? वेस्कुलर कैम्बियम और कोर्क कैम्बियम स्टूडेंट्स सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, द्वितीयक विभज्योतक है, इन शॉर्ट में लिख सकता हूं SMT, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको। डी डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से क्या बना? डी डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन गया। और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, जैसे वेस्कुलर कैम्बियम एक एग्जांपल आपने ले लिया, ये वेस्कुलर कैम्बियम क्या करेगा? ये पादप के संवहनी क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि करेगा। अब सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो SMT बना है या वेस्कुलर कैम्बियम बनी है, इस वेस्कुलर कैम्बियम से या VC से स्टूडेंट्स क्या होता है? आपने कहा पादप के संवहनीय क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि होती है, ये VC वेस्कुलर कैम्बियम क्या करती है? ये वेस्कुलर कैम्बियम देखिए क्या करेगी, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी मेडुलरी रेज, ठीक है। ये अरीय रूप से उपस्थित जो कोशिकाएं, मृदुतकीय कोशिकाएं पहले मैंने बोली थी, ये प्राइमरी मेडुलरी रेज थी। इनको स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं ये प्राथमिक मज्जा किरणें थी, और इन प्राथमिक मज्जा किरणों से ही यहां इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना था। प्राथमिक मज्जा किरणों से ही क्या बना था? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। मैं यहां लिख देता हूं इंटर FC, मतलब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इनसे बना था। तो अब इनकी जगह कौन ले लेगा? सेकेंडरी मेडुलरी रेज, द्वितीयक मज्जा किरणें, इनकी जगह ले लेगा स्टूडेंट्स सेकेंडरी मेडुलरी रेज। इसको आप लिख सकते हैं ये है द्वितीयक मज्जा किरणें। तो वेस्कुलर कैम्बियम या VC जो है, इस वेस्कुलर कैम्बियम या VC से ये सेल्स बन रही हैं। एक और एग्जांपल यहां ले लें, आपके पास कोर्क कैम्बियम या CC है। कोर्क कैम्बियम या CC जो है वो भी सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ये क्या बनाता है? तो ये आप स्टूडेंट्स कह देंगे ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स, द्वितीयक वल्कुट तथा कॉग सेल्स का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स का और कॉग सेल्स का निर्माण करता है। अब जितने टिश्यूज मैंने यहां लिखे हैं ये सारे सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू हैं। क्या हैं ये सब? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, जिसमें सेकेंडरी जाइलम आया, सेकेंडरी फ्लोएम आया, सेकेंडरी मेडुलरी रेज आई, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कॉग सेल्स। ये सब आप स्टूडेंट्स कह सकते हैं क्या है? SPT, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। ये सब है SPT या सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो SPT या सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाने के लिए यहां जो प्रक्रिया हुई, ये प्रक्रिया थी रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, आपका पूरा एनाटॉमी इसी पे चलता है। एक्टिविटी नंबर 4 ये लीजिए। अब देखो वापस इधर आओ, इस सीक्वेंस से हम फिर चेक करते हैं इसको। एक्टिविटी नंबर 4 आप देख रहे हैं। फर्स्ट, सबसे पहले आपने कहा प्रोमेरिस्टेम था। प्रोमेरिस्टेम से क्या बना? प्रोमेरिस्टेमेटिक टिश्यू से आप ये कह रहे हैं डिवीजन का प्रोसेस हुआ, और डिवीजन के प्रोसेस से प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना। तो मैं कह सकता हूं प्रोमेरिस्टेम से आपके पास सबसे पहले बना प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और इसको मैं लिख सकता हूं PMT। यहां लिख देता हूं PMT है ये। ठीक है, प्रोमेरिस्टेम डिवीजन से बना PMT। ये PMT जो था इसके डिफरेंशिएशन से बना स्टूडेंट्स आपके पास प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। इस प्राइमरी परमानेंट टिश्यू को मैं लिख देता हूं PPT। क्या बना? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। इन शॉर्ट क्या लिखेंगे आप? PPT।
ठीक है, याद रखने के लिए आप कह सकते हैं सबसे पहले प्रो मेरिस्टेम, डिवीजन से पीएमटी, पीएमटी के डिफरेंशिएशन से पीपीटी, पीपीटी के डी डिफरेंशिएशन से एसएमटी, पीपीटी के डी डिफरेंशिएशन से क्या बन गया एसएमटी, और एसएमटी के रीडिफरेंशिएशन से, ये एसएमटी तो है दोनों, ये दोनों एसएमटी हैं, इन दोनों एसएमटी के रीडिफरेंशिएशन से स्टूडेंट्स क्या बन गया एसपीटी। तो आपके पास सीक्वेंस क्या है, प्रो मेरिस्टेम, पीएमटी, पीपीटी, एसएमटी और एसपीटी, ये आपके पास एक सीक्वेंस है। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन अगर आपको देखना हो तो आपके पास सीक्वेंस क्या है, देखो यहां ऊपर लिख रहा हूं मैं, प्रो मेरिस्टेम, प्रो मेरिस्टेम से बनेगा पीएमटी, पीएमटी से बनेगा पीपीटी, पीपीटी से बनेगा एसएमटी, और एसएमटी से स्टूडेंट्स बन जाएगा एसपीटी। ये आप याद रखें, अगर ये आपको पता है, इसका पूरा सीक्वेंस परफेक्ट आपको आता है, तो आप कंप्लीट एनाटॉमी जो है सेकेंडरी ग्रोथ भी इससे कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके ग्रोथ फिजियोलॉजी में जो टॉपिक दिया हुआ है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन कंप्लीट होता है। फिर ब्रीफ कर देता हूं, देखो प्रो मेरिस्टेम ये प्राक विभ्योतक भ्रूणीय अवस्था का विभ्योतक था, इस भ्रूणीय अवस्था के विभ्योतक को लगातार डिवाइड करवाया गया, इसमें विभाजन हुआ, उससे प्राथमिक विभ्योतक बने, प्राथमिक विभ्योतक पूर्णतः अविभेदित था, इस अविभेदित विभ्योतक में दीर्घीकरण तथा परिपक्वन की प्रक्रियाएं हुई, जिसमें इंपॉर्टेंट जो चेंजेस थे, जो महत्वपूर्ण परिवर्तन थे, वो थे रिक्तिका का निर्माण होना, कोशिका का दीर्घीकृत होना, कोशिका भित्तियों का स्थूलन होना और कोशिकाओं का अधिकतम आकार ग्रहण करना। ये दीर्घीकरण और परिपक्वन अवस्था के लाक्षणिक गुण थे। इस प्रक्रिया को हम डिफरेंशिएशन और विभेदन कह रहे थे, और इससे फाइनली हमारे पास पीपीटी बन गया, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राथमिक स्थायी उत्तक। पादप में सबसे पहले बनने वाला प्राथमिक स्थायी उत्तक पैरेन्काइमा होता है, और ये पूर्णतया क्या होंगे विभेदित होते हैं, संग्रहण और प्रकाश संश्लेषण का कार्य ये करता है। अब ये जो बन गया है पीपीटी, स्थायी उत्तक बनने के बाद सामान्यतः ये अपने विभाजन की क्षमता को खो देते हैं, ठीक है, अस्थायी रूप से अपने विभाजन की क्षमता को खो देते हैं। तो पादप को अगर आवश्यकता होगी तो ये फिर से विभेदित होंगे, और इन विभेदित उत्तकों का, ये पूर्णतः विभेदित है, इनका फिर से विभेदित होना निर्विभेदन है, डी डिफरेंशिएशन है। इस डी डिफरेंशिएशन से स्टूडेंट्स इन्होंने संवहन एधा और कोर्क एधा का निर्माण किया, जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहे जाते हैं। कैसे निर्मित किया, वेस्कुलर कैम्बियम का बनना मैंने यहाँ स्पष्ट किया है, बताया है आपको। ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या द्वितीयक विभ्योतक थे, इनमें डी डिफरेंशिएशन के बाद अब हुआ, डी डिफरेंशिएशन से ये बने थे, अब हुआ रीडिफरेंशिएशन, पुनर्विभेदन, और इस एसएमटी से फाइनली बन गया एसपीटी। तो देखिए, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। आपके पास है प्रो मेरिस्टेम, पीएमटी, पीपीटी, एसएमटी, एसपीटी, और डिवीजन, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। क्लियर? तो ये हुआ कंप्लीट प्रोसेस, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। नोट करें आप इसको। हाँ जी, तो देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब यहां से कुछ और स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको डिस्कस करने चाहिए। एनसीईआरटी आपको ये लिख के दे रही है कि अब हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है या विभेदन की प्रक्रिया है वो भी ओपन होती है। मैंने इससे पहले आपको बताया था प्लांट्स में होने वाला जो ग्रोथ है वो ओपन है। ओपन क्यों है? क्योंकि लगातार आप ये कहते हैं पूरे जीवन काल में लगातार कोशिकाएं और टिश्यूज और उत्तक जो है वो ऐड किए जाते हैं, लगातार बनाए जाते हैं, निर्मित होते रहते हैं। अब यहां कहा जा रहा है कि जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है, ये डिफरेंशिएशन या विभेदन की जो प्रक्रिया है, ये डिफरेंशिएशन या विभेदन की प्रक्रिया भी क्या है? ओपन। ओपन क्यों है? देखिए, प्रारंभ में सभी कोशिकाएं जो हैं वो मेरिस्टेमेटिक फॉर्म में थी। इन मेरिस्टेमेटिक फॉर्म की कोशिकाओं से या विभ्योत की अवस्था की कोशिकाओं से मैच्योरेशन या परिपक्वन पर आने पर अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं निर्मित हो जाती हैं। जैसे सामान्यतः यहाँ पहले पैरेन्काइमा बना, तो पैरेन्काइमा बनने के बाद में कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा विकसित होता है। आप जानते हैं मृदुतक होता है, फिर उसके बाद में स्थूल कोणोत्तक होता है और उसके बाद में दृढ़ोतक बनता है। जो दृढ़ोतक कोशिकाएं होती हैं वो मृत कोशिकाएं हो जाती हैं, जिसको आप स्क्लेरेन्काइमा जिसको आप बोलते हैं। तो कोशिका भित्ति का जो स्थूलन या जो जमाव है उसमें भी अंततः क्या परिवर्तन आ जाता है। जैसे मान लो यहां मैं बात करूं
प्राइमरी जाइलम बना। जो जाइलम है ये जाइलम डेड एलिमेंट होता है, अजीवित तत्व होता है। इसी तरीके से ये जो सेकेंडरी टिश्यू है, ये सेकेंडरी जाइलम है, ये कंप्लीटली डेड एलिमेंट होता है। तो ये जो डेड एलिमेंट होते हैं इनमें क्या विशेष निर्मित हो जाता है या विशिष्टता क्या होती है? तो आप ये देखिए, यहां इनकी जो सेल वॉल होती है वो लिग्नोसेलुलोजिक होती है। इनकी जो सेल वॉल होती है स्टूडेंट्स वो क्या होती है? लिग्नोसेलुलोजिक, अर्थात सेलुलोज कंपोनेंट तो है ही है, लिग्निन की मात्रा अब बढ़ती चली जाती है। तो जो स्क्लेरेन काइमेटस सेल्स है, मैं यहां 2-3 पॉइंट लिख रहा हूं। पहले तो देखो डिफरेंशिएशन जो है वो ओपन है। क्यों ओपन है? क्योंकि आप ये कहते हैं समान विभज्योतकी कोशिकाओं से, विभज्योतकी कोशिकाओं से परिपक्वन पर अलग अलग प्रकार की या परिपक्वन द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की संरचनाएं निर्मित होती हैं। संरचनाएं निर्मित होती हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार की संरचनाएं निर्मित होती हैं। तो अब भिन्न भिन्न प्रकार की संरचनाएं यहां जो निर्मित होंगी लगातार ये बनती रहती हैं, इसलिए डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया जो है वो भी ओपन है। इसके अलावा जो परमानेंट टिश्यू है, देखिए परमानेंट टिश्यू और स्थायी उत्तक आप कह दीजिए, या फिर आप ये कह रहे हैं जो पूर्णतः विभेदित या डिफरेंशिएटेड है, इनमें जो सेल वॉल डिपोजिशन या कोशिका भित्ति का स्थूलन है, तो कोशिका भित्ति स्टूडेंट्स अब पेक्टोसेलुलोजिक जो थी पहले, पेक्टोसेलुलोजिक से क्या होने लगी है? ये लिग्नोसेलुलोजिक, लिग्नोसेलुलोजिक, अर्थात लिग्निन का जमाव वहां बढ़ता चला जाता है, लिग्निन का स्थूलन बढ़ता चला जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए जो स्क्लेरेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा ये डेड परमानेंट टिश्यू होता है, डेड टिश्यू। और ये जो डेड टिश्यू होता है इसका डेथ होती है लिग्निफिकेशन से, लिग्निफिकेशन या लिग्निन के जमाव से स्थूलन काफी ज्यादा बढ़ जाता है, लिग्निन का जमाव हो जाता है और प्रोटोप्लाज्म आप कह सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म स्टूडेंट्स अंततः खत्म हो जाता है, प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाएगा, लिग्निन का स्थूलन बढ़ जाएगा, प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाएगा। तो ये चेंजेज इसमें जो है वो होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन के साथ कुछ और पॉइंट्स थे। अब देखिए हमारे पास टॉपिक है ग्रोथ रेट्स, ठीक है। ग्रोथ रेट्स कैसे कैसे आप देख सकते हैं, वृद्धि दर या ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट या वृद्धि दर को स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे अब। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रोथ रेट्स, वृद्धि दर, या फिर जो वृद्धि है उसके स्वरूप आप कह सकते हैं, ग्रोथ रेट्स, वृद्धि दर, ठीक है। तो जो वृद्धि दर और वृद्धि के स्वरूप हैं, ये वृद्धि दर और वृद्धि स्वरूप दो प्रकार से एनसीईआरटी में आपको दिए गए हैं। इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ग्रोथ रेट्स हैं ये आपको इकोलॉजी में भी ग्रोथ डिस्कस किया गया, वहां से भी ये जो है वो रेलिवेंट हैं, तो एक साथ आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। दो प्रकार की ग्रोथ है। सबसे पहली बात आप कहेंगे अर्थमेटिक ग्रोथ। ये जो अर्थमेटिक ग्रोथ है स्टूडेंट्स, इसको कहा जाता है अंक गणितीय वृद्धि। ये है अंक गणितीय वृद्धि, ठीक है। अंक गणितीय वृद्धि, सॉरी स्टूडेंट्स, इसको कह दिया जाता है। दूसरा आपके पास है जियोमेट्रिक ग्रोथ, और इस जियोमेट्रिक ग्रोथ को आप कहते हैं ज्यामितीय वृद्धि, ज्यामितीय वृद्धि, ठीक है। अंक गणितीय और ज्यामितीय वृद्धि प्रारूप आपको स्टूडेंट्स देखने हैं। तो देखिए क्या है, जब पादप कोशिकाएं विभेदित हो रही हैं, विभाजित हो रही हैं, विभेदित हो रही हैं, तो लगातार
वो आप ये कह सकते हैं स्थायी उत्तकों का निर्माण करते हुए पादप अंगकों को बनाती हैं, तो उनके निर्माण के समय स्थिति क्या रहती है। सबसे पहले अर्थमेटिक ग्रोथ पे मैं आ रहा हूं। मान लीजिए ये कोई एक कोशिका है, इस कोशिका में स्टूडेंट्स डिवीजन हुआ, विभाजन हुआ, तो विभाजन से डॉटर सेल्स या पुत्री कोशिकाएं बन गई। अब डॉटर सेल्स या पुत्री कोशिकाएं जो बनी है, ये दोनों कोशिकाएं में विभाजन, दोनों कोशिकाएं आगे विभाजन में भाग नहीं लेती। इनमें से केवल एक ही कोशिका सतत विभाजन दर्शाती है, लगातार विभाजित होती है। एक कोशिका स्थायी उत्तक के रूप में परिवर्धित होती चली जाती है। तो आप ये देखें जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी आप ये देखेंगे कि यहां जो कंट्रीब्यूशन है ग्रोथ में, जो ग्रोथ में या वृद्धि में योगदान है, वो योगदान नियत रहता है। ठीक है, ये जो सेल्स है वो आप कह सकते हैं किस में कन्वर्ट हो गई, परमानेंट सेल्स में। परमानेंट सेल्स स्थायी कोशिकाओं में परिवर्तित हो गई और ये लगातार डिवीजन करती रहती हैं, विभाजन करती रहती हैं, तो आप ये कह सकते हैं नियत योगदान। ठीक है, मैं कह सकता हूं वृद्धि में नियत योगदान हर एक जनरेशन के बाद। कैसे, ये देखिए मदर सेल थी, ठीक है, बहुत ज्यादा इंक इसमें, ये मदर सेल थी स्टूडेंट्स। मदर सेल के बाद ये डॉटर प्रोजेनी बनी, तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, हर एक पीढ़ी में आप देखिए केवल एक ही कोशिका वृद्धि में आगे जो है वो अपना योगदान दे रही है, और वृद्धि में आगे जो योगदान दिया जा रहा है उसमें एक कोशिका पार्टिसिपेट कर रही है और दूसरी कोशिका परमानेंट सेल्स या स्थायी उत्तकों में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार की वृद्धि को आप अरिथमेटिक ग्रोथ कह देते हैं। ठीक है, तो अरिथमेटिक ग्रोथ क्या है, जो कांस्टेंट कंट्रीब्यूशन को इंडिकेट करती हो, कांस्टेंट कंट्रीब्यूशन को स्टूडेंट शो करती हो। तो देखिए इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अगर हम देखें, ग्राफ आप अगर इसका देखें तो ऐसे लीनियर कर्व प्राप्त होता है। ये प्रारंभिक स्थिति में शुरुआत है, टाइम टी के साथ, समय के साथ, जैसे यहां हम ले लें लेंथ ऑफ ऑर्गन, कोई प्लांट ऑर्गन है स्टूडेंट्स, इसकी लेंथ या जो लंबाई है उसको अगर हम एक बार प्रेक्षित कर लें, उसको हम ले लें, तो ये इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। कैसा कर्व है, लीनियर, लीनियर या फिर आप कहेंगे रैखिक कर्व। ठीक है, रैखिक कर्व, लीनियर कर्व, रैखिक वक्र। इस रैखिक वक्र में क्या हुआ, प्रारंभिक स्थिति में आप ये कह सकते हैं एक टाइम पीरियड जो लिया गया, ये इनिशिएशन या प्रारंभन का समय, इसके ठीक बाद एक कांस्टेंट कंट्रीब्यूशन से आप कहेंगे स्टूडेंट्स लगातार एक आप ये कह सकते हैं नियत योगदान के साथ ये वृद्धि चलती रही, मतलब ये लीनियर कर्व चलता रहा। अर्थात समय के साथ इस वृद्धि प्रारूप के अनुसार ग्रोथ या वृद्धि एक समान बनी रहती है, नियत बनी रहती है। इसके लिए इक्वेशन या समीकरण लिखा जाता है LT इज इक्वल्स टू L0 प्लस RT। ये स्टूडेंट्स इसके लिए इक्वेशन है। इसका जो गणितीय प्रारूप है, गणितीय प्रारूप समीकरण के द्वारा दर्शाया जा सकता है। जैसे हमने लेंथ ऑफ प्लांट ऑर्गन लिया, तो स्टूडेंट्स LT क्या है, आप कह सकते हैं लेंथ आफ्टर टाइम T, T टाइम के बाद लेंथ। L0 आप कह सकते हैं लेंथ एट इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेज जो प्रारंभिक स्थिति थी, ये L0 यहां से प्रारंभ हुआ, प्रारंभिक स्थिति पर क्या थी। R स्टूडेंट्स आप कहते हैं R इज इक्वल्स टू रेट ऑफ इंक्रीज, मैं कह सकता हूं, मतलब बढ़ने की जो दर है वो R है, रेट ऑफ इंक्रीज। ये स्टूडेंट्स इसमें कहे जा सकते हैं। LT इज इक्वल्स टू L0 RT। ठीक है ना, RT यहां टाइम के साथ या T टाइम जो आपको दे रखा है उसके साथ ग्रोथ को
इंक्रीजिंग रेफरेंस को इंडिकेट कर रहा है, ये जो आर है, ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीज, बढ़ने की दर या दीर्घीकरण दर, यहां आर है, ठीक है। तो ये आपके पास अर्थमेटिक ग्रोथ है, अर्थमेटिक ग्रोथ। तो अर्थमेटिक ग्रोथ में स्टूडेंट्स क्या हुआ, किसी भी सामान्य कोशिका में आपने देखा या फिर किसी पादप अंगक की जो लंबाई है, प्लांट ऑर्गन की लेंथ के बढ़ने का आपने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखा। इस ग्राफीय निरूपण में भी आप देख रहे हैं कि लगातार एक नियत योगदान किया जा रहा है, जिससे रैखिक वक्र प्राप्त होता है। और इसका जो समीकरण है, इसका जो गणितीय प्रारूप है, वो लिखा जाता है LT इज इक्वल्स टू L0 प्लस RT, जिसमें LT द ग्रोथ आफ्टर टी टाइम। तो हम ग्रोथ या वृद्धि टी टाइम के बाद अगर देखते हैं तो हमें प्रारंभिक स्थिति की वृद्धि और जो बढ़ने की दर है, उसको दोनों को आप ये कह सकते हैं क्या करना होता है, ऐड करना होता है, आपके पास ये प्राप्त हो जाता है, ठीक है। दूसरी स्थिति देखिए, जियोमेट्रिक ग्रोथ। तो जियोमेट्रिक ग्रोथ यहीं मैं लिख देता हूं इसमें, ये आप कहेंगे मल्टीपल इंक्रीज को दर्शाती है। ये दर्शाती है किसको, मल्टीपल इंक्रीज को दर्शाती है। यहां मल्टीपल इंक्रीज को दर्शाने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, चरघातांकी वृद्धि भी इसको आप कह सकते हैं। एक्सपोनेंशियल रेट का ग्रोथ एक समय में ये करती है। कैसे करती है, पहले सरल प्रारूप के साथ समझिए। ये एक मदर सेल थी, मातृकोशिका, ये आपने कहा डॉटर सेल्स बन गई, इन डॉटर सेल से फिर सेल्स बनती हैं, ये सेल्स निर्मित हुई। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां जो सेल्स निर्मित हुई हैं, यहां जो कोशिकाएं निर्मित हुई हैं, ये कोशिकाएं देखिए, मदर सेल, मातृकोशिका, इसमें डिवीजन या विभाजन हुआ। ये जनरेशन फर्स्ट है आपके पास, ये जनरेशन सेकंड है आपके पास, और ये जनरेशन थर्ड है। देखिए, प्रत्येक जनरेशन के बाद, प्रत्येक पीढ़ी के बाद आप ये देख पा रहे हैं नंबर ऑफ सेल्स या कोशिकाओं की संख्या दुगुनी हो गई है। प्रारंभिक स्थिति में एक ही कोशिका थी, फर्स्ट जनरेशन में 2 सेल हैं, सेकंड जनरेशन में 4 कोशिकाएं हैं, थर्ड जनरेशन में 8 सेल्स हैं। तो इस प्रकार से लगातार कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इसको मल्टीपल इंक्रीज आप कहते हैं। 2 से 4, 8, ये जो सेल्स हैं ये 16, 32, 64, इस तरीके से लगातार स्टूडेंट्स बढ़ती चली जाएंगी। तो जियोमेट्रिक ग्रोथ में मल्टीपल इंक्रीज आता है। आप कह रहे हैं हर एक जनरेशन के बाद वास्तविक स्थिति या प्रारंभिक स्थिति के बजाय दुगुनी कोशिकाएं यहां आपको देखने को मिलती हैं। तो आप लिखें कोशिकाओं की संख्या प्रारंभिक स्थिति से दुगुनी हो जाती है। दुगुनी कोशिकाओं की संख्या प्रत्येक पीढ़ी के बाद, प्रत्येक जनरेशन के बाद, हर एक जनरेशन के बाद प्रारंभिक स्थिति से क्या हो जा रही है स्टूडेंट्स, डबल हो रही है, दुगुनी हो रही है। अब इसके लिए अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आप देखते हैं, देखो एक छोटा ग्राफ मैं यहां बना रहा हूं जिससे एक साथ हम डिस्कस कर पाए, इसलिए मैंने यहां बनाया। इसको इस तरह बना लेता हूं, दोनों को साथ साथ हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये ज्यामितीय वृद्धि के लिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। इसके लिए जो ग्राफ आता है वो सिग्मॉइड कर्व है। तो ये तो आप ग्रोथ ले लें, किसी भी प्लांट ऑर्गन का ग्रोथ जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ एनसीईआरटी ने वेट लिया है, बायोमास या भार। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कौन कौन से प्रारूप या पैरामीटर्स हैं ग्रोथ के लिए, उसमें वेट भी था, एक बायोमास आपने पढ़ा था। टाइम टी के साथ स्टूडेंट्स इसको प्लॉट किया जाता है, ठीक है। इस वक्र में आपको ये देखने को मिलेगा कि यहां स्लो इनिशिएशन के बाद, पहले स्लो इनिशिएशन है मतलब बहुत धीमा प्रारंभन है, उसके बाद एकदम से ये जो ग्रोथ है वो एक्सेलरेट होती है, तेजी से ये ग्रोथ जो है वो चलती है, और उसके बाद ये स्टेशनरी फेज या नियत अवस्था में, स्थायी अवस्था में ये पहुंच जाती है। तो देखो इसमें क्या है, ये तो प्रारंभिक स्थिति है, इसको हम कहते हैं लैग फेज, इसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं लैग फेज। ये जो है जिसमें तेजी से वृद्धि हो रही है, इसको आप कहते हैं लॉग फेज। और फाइनली इस स्टेज पर स्टूडेंट्स यहाँ ये स्टेशनरी फेज को गेन कर गया है,
इसको हम कहते हैं स्टेशनरी फेज। ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं, स्टेशनरी फेज। तो लैग, लॉग और स्टेशनरी फेज। इस बार के एग्जाम में ये लॉग फेज क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं जो लॉग फेज है उसमें रैपिड इंक्रीज आता है, और रैपिड इंक्रीज का मतलब तीव्रता से वृद्धि होती है। ये जो तीव्रता से वृद्धि है इसका मतलब क्या है, जैसा भी आप कह रहे थे कि प्रत्येक पीढ़ी के बाद कोशिकाओं की संख्या दुगुनी हो जाती है, तो ये जो मल्टीपल इंक्रीज मैंने वर्ड लिखा है, ठीक है, बहुगुणित जो बढ़ोतरी हो रही है, ये रैपिड इंक्रीज एग्जैक्टली इसी लॉग फेज में स्टूडेंट्स होता है। और ये इस बार के एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया, नीट 2020 में ये पूछा गया था, लॉग फेज। क्लियर? तो ये रैपिड इंक्रीज है। जो लॉग है वो स्लो इनिशिएशन है, इसको मैं कह सकता हूं ये स्लो होता है काफी। लॉग फेज रैपिड या बहुत फास्ट होता है, और उसके बाद में स्टेशनरी फेज को ये गेन कर लेता है, या स्थायी अवस्था में ये स्टूडेंट्स पहुंच जाता है। तो बेसिकली देखो यहां ऐसा हुआ, ये एक टाइम ड्यूरेशन था, सॉरी, ये स्टूडेंट्स एक फेज, प्रावस्था या टाइम ड्यूरेशन था जो लॉग वाला है, उस लॉग की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें इस वृद्धि प्रारूप में अधिकतम वृद्धि हुई, मैक्सिमम ग्रोथ यही हुई। इस फेज में, लॉग फेज में अधिकतम वृद्धि हुई या मैक्सिमम ग्रोथ जो है वो स्टूडेंट्स इसी में हुई। अब मैक्सिमम ग्रोथ इस फेज में हुई, तो ये जो फेज है इसको आप चर घातांक की वृद्धि वाली अवस्था भी कह सकते हैं। इकोलॉजी में आपको यही फेज एक्सप्लेन किया गया है, और इसको आप कहते हैं एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। कैसी ग्रोथ है ये? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल इंक्रीज यहां आ गया। ये स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल इंक्रीज जो आया है, इस एक्सपोनेंशियल इंक्रीज को आप बोलते हैं चर घातांक की वृद्धि। और एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कौन से फेज में आया? सिर्फ और सिर्फ आप कहेंगे लॉग फेज में। जो लॉग फेज है वो रैपिड इंक्रीज को या एक्सपोनेंशियल इंक्रीज को इंडिकेट करता है। तो देखो यहां पहले लैग फेज, अब देखो इसको अगर बेसिकली बांटा जाए तो 5 अवस्थाओं में आप कह सकते हैं। लैग फेज के बाद में नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। नेगेटिव कैसे, या सॉरी पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, सॉरी, यहां से पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। पॉजिटिव कैसे हुआ? लैग फेज तो आपने कहा था स्लो है, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन होने का मतलब अब ये रैपिड हो गई, फास्ट हो गई, पॉजिटिवली ग्रोथ यहां से बढ़ रही है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन आप कह सकते हैं धनात्मक रूप से त्वरित हो जाती है ये वृद्धि। लेकिन इस लॉग फेज के बाद फिर से ये स्टेशनरी में जा रही है। तो जब स्टेशनरी में जा रही है तो पहले लॉग फेज जो था इसकी तुलना में अब ये काफी धीमी होकर स्थिर अवस्था या स्थायी अवस्था को प्राप्त कर रही है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है? स्लो जब ग्रोथ यहां हो जाती है तो ये एक्सेलरेशन है नेगेटिव। ये एक्सेलरेशन कैसा है स्टूडेंट्स? नेगेटिव। ये लीजिए ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो क्या क्या फेज हुए? लैग फेज, स्लो इनिशिएशन, धीमा प्रारंभन, उसके बाद में पॉजिटिव एक्सेलरेशन धनात्मक रूप से त्वरित हुई, उसके बाद लॉग फेज को प्राप्त कर गई। लॉग फेज में बहुत तेजी से वृद्धि होती है, ये रैपिड इंक्रीज को दर्शाता है। इसी को आप एक्सपोनेंशियल इंक्रीज या चरघातांक की वृद्धि कहते हैं। और उसके बाद आप ये कहेंगे जो लॉग फेज में ग्रोथ या वृद्धि चल रही थी उसकी तुलना में वृद्धि अब काफी धीमी हो गई है, अर्थात वृद्धि दर कम हो गई है। तो मैंने यहां लिखा नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब ऋणात्मक त्वरण, और फाइनली आप कह रहे हैं स्टेशनरी फेज। तो ये 5 फेज हुए, लैग, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, लॉग फेज, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड स्टेशनरी। मूल रूप से आप 3 फेज डिस्कस करते हैं, लैग, लॉग एंड स्टेशनरी। ठीक है, तो देखो यहां तो जो वक्र आपको प्राप्त हुआ था वो लीनियर या रेखिक वक्र था, लेकिन यहां जो वक्र आपको प्राप्त हुआ ये स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं एस, या इसको हम कहते हैं सिग्मॉइड कर्व। ये क्या था? सिग्मॉइड कर्व। ठीक है, और इस सिग्मॉइड कर्व में स्पेसिफिक बात क्या है? इसमें लैग, लॉग और स्टेशनरी फेज आता है। इसमें लॉग फेज आता है जो सर्वाधिक उच्चतम दर से वृद्धि दर्शाता है, एक्सपोनेंशियल रेट का इंक्रीज दर्शाता है, चरघातांक की वृद्धि दर्शाता है। जो एग्जिस्टिंग नंबर है, जो वास्तव में जितना नंबर है उसका जस्ट डबल हो जाएगा। हर बार आप ये कह सकते हैं हर एक पीढ़ी के बाद ये वास्तविक संख्या डबल हो रही है। अब देखो इसमें एक अच्छा पॉइंट डिस्कस करने के लिए आपके पास ये है, ये स्टेशनरी फेज जो आप देख रहे हैं, इस स्टेशनरी फेज में
इस ग्रोथ के आने का कारण क्या था? क्यों नहीं ये लगातार ऐसे ही चलती रही? इस फेज में क्यों नहीं रही लगातार ये? अगर इस फेज में लगातार ये चल रही होती, इसका मतलब इस ग्रोथ को या इस वृद्धि को संपन्न करवाए जाने के लिए जो जितने सारे फैक्टर्स या कारक थे वो लगातार इसको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन एक निश्चित सीमा तक ही वो सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये वो सीमा आ गई है, अब वो सपोर्ट नहीं कर रहे। इसका मतलब ये आप ये कह सकते हैं ये सीमा आ गई है, अर्थात जितना इस वृद्धि को सपोर्ट किया जा सकता था, इस वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारक या इस वृद्धि को आप ये कह सकते हैं संपन्न करवाने वाले कारक, इस सीमा तक ही इसको त्वरित गति से या लोग फेज में मेंटेन रख सकते हैं। इसके बाद अब वो जो कारक हैं उनकी न्यूनता हो गई है या वो सीमाकारी हो गए हैं, इसलिए ये ग्रोथ जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया है? स्टेशनरी फेज में। तो एस स्टेशनरी फेज या सिग्मॉइड कर्व का स्टेशनरी फेज कब प्राप्त होता है? स्टेशनरी फेज, ये देखिए स्टूडेंट्स, स्टेशनरी फेज कब प्राप्त होता है? तो आप देखें, वृद्धि को संपन्न करवा रहे, वृद्धि को संपन्न करवा रहे कारक जब न्यूनता वाली स्थिति में या फिर क्या हो, सीमाकारी स्थिति में हो या हो जाएं, ऐसी कंडीशन में जो है वो वृद्धि को संपन्न करवा रहे कारक, आप ये कह रहे हैं जब न्यूनता या सीमाकारी स्थिति में आ जाएंगे तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टेशनरी फेज में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दूसरा आपके पास है जियोमेट्रिक ग्रोथ, ज्यामितीय वृद्धि। ठीक है, अब इस जियोमेट्रिक ग्रोथ या ज्यामितीय वृद्धि में स्टूडेंट्स इसका भी इक्वेशन हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसका इक्वेशन देखिए आपको दे रखा है, इक्वेशन या समीकरण इसका क्या है? W1 इज इक्वल्स टू W0 ERT, यही इक्वेशन है। इसका समीकरण या इक्वेशन आपको दे रखा है W1 इज इक्वल्स टू W0 ERT। ठीक है, अब देखो W1 तो क्या है? अंतिम भार हो सकता है, ऊंचाई हो सकती है, मतलब जो भी पैरामीटर आप लें। हमने यहां वेट लिया था, भार लिया था, इसलिए हम लिख सकते हैं W1, सॉरी, अंतिम भार। ठीक है, W0 ये स्टूडेंट्स होगा प्रारंभिक भार। ठीक है, E जो है वो लॉगरिथम बेसिस है, लघुगणक। R जो है वो आप जानते हैं रेट ऑफ इंक्रीज अर्थात वृद्धि दर है, और T स्टूडेंट्स आप जानते हैं टाइम, या किसको डिनोट करता है? समय को डिनोट करता है। ठीक है, E स्वाभाविक लघुगणक आधार है, W1 अंतिम भार है, W0 प्रारंभिक भार है। तो इसको W1 इज इक्वल्स टू W0 ERT से डिनोट किया जाता है। कौन सी ग्रोथ को? मैं आपसे यहां बात कर रहा हूं सिग्मॉइड कर्व को रिप्रेजेंट करने वाली जियोमेट्रिक ग्रोथ की। तो पादप अंगकों में या पादपों में होने वाली जो वृद्धि है उसमें दो प्रकार के प्रारूप आपको देखने को मिलते हैं, एक अर्थमेटिक ग्रोथ है, दूसरा जियोमेट्रिक ग्रोथ है। अब आपसे पूछा जाए कि अधिकतम अवस्था में या सामान्यतः पादपों में जो है वो कौन से प्रकार की वृद्धि होती है? तो देखिए, अगर सामान्यतः आप देखें, यहां हटा देता हूं इसको जिससे स्पेस थोड़ा मिल जाएगा हमें। सामान्यतः अगर वृद्धि स्टूडेंट्स आप देखें तो आप देखें सामान्यतया सिग्मॉइड कर्व, ठीक है, जो एस कर्व है, सिग्मॉइड कर्व प्राकृतिक परिस्थितियों में हो रही वृद्धि में प्राप्त होता है, हो रही वृद्धि में प्राप्त होता है। मतलब जो अधिकतम वृद्धि प्रारूप है नेचर में, जो अधिकतम वृद्धि प्रारूप नेचर में आप पढ़ते हैं या नेचर में जो ग्रोथ फॉर्म्स हैं
उन नेचर में ग्रोथ फॉर्म्स को अगर आप देखें तो सामान्यतः जो सिग्मोइड कर्व है, जो सिग्मोइड वक्र है, वो प्राकृतिक परिस्थितियों में हो रही वृद्धि में प्राप्त होता है। तो नेचर में जो मैक्सिमम ग्रोथ या अधिकतम वृद्धि प्रारूप होते हैं वो कैसे हैं? एस या सिग्मोइड वृद्धि प्रारूप को दर्शाने वाले हैं, अर्थात स्टूडेंट्स जियोमेट्रिक ग्रोथ को दर्शाने वाले हैं। ये जियोमेट्रिक ग्रोथ रहा, जिसमें आप ये कह देंगे क्या हुआ, पहले स्लो इनिशिएशन है, उसके बाद में पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, उसके बाद में लॉग फेज रैपिड इंक्रीज है, उसके बाद में नेगेटिव एक्सीलरेशन है, और उसके बाद में स्टेशनरी फेज आ गया है। धीमा प्रारंभन है, धनात्मक रूप से वृद्धि त्वरित हुई है, लॉग फेज में बहुत उच्चतम दर के साथ मल्टीपल इंक्रीज आ रहा है, चर घातांक की वृद्धि हो रही है। उसके बाद ये चर घातांक की वृद्धि जो है वो सीमित कर दी जाएगी, क्योंकि जो वृद्धि को संपन्न करवा रहे कारक हैं वो न्यूनता में या सीमाकारी स्थिति में आ गए हैं। तो ये नकारात्मक रूप से नेगेटिव फॉर्म में एक्सीलरेट या त्वरित हुई है, और अब ये स्टेशनरी फेज में या स्थायी अवस्था को प्राप्त कर गई है। ये आपके पास दूसरा वृद्धि प्रारूप है, जिसको हम कहते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न और जियोमेट्रिक ग्रोथ फॉर्म। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपको दोनों प्रकार के वृद्धि प्रारूप दे रखे हैं। ठीक है, और ये जो दोनों प्रकार के वृद्धि प्रारूप हैं ये एनसीईआरटी आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करती है, कौन से में कोशिकाओं की संख्या नियत योगदान के साथ बढ़ेगी और कौन से में कोशिकाओं की संख्या जस्ट डबल हो जाएगी। ये दोनों बातें मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। एनसीईआरटी की जो स्टेटमेंट्स हैं, लाइनें, उनको आप पढ़ें और वहां से अपना परफेक्ट थीम जो है वो बनाएं। तो नोट कर लें आप इसको एक बार। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको इसमें दे रखा है एक एफिशिएंसी इंडेक्स। एफिशिएंसी इंडेक्स किसको आप एफिशिएंसी इंडेक्स कहेंगे? तो देखिए क्या है, प्लांट्स जो न्यू मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, न्यू मटेरियल आप कहेंगे ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि पादपों द्वारा जो नया कार्बनिक पदार्थ या नया ऑर्गेनिक मैटर या न्यू मटेरियल जो ऐड किया जा रहा है, लगातार जो बनाया जा रहा है, वो प्लांट का क्या होगा? एफिशिएंसी इंडेक्स प्लांट का वो स्टूडेंट्स कहा जाएगा। ठीक है, तो आप ये कहेंगे पादप की नए कार्बनिक पदार्थ या मटेरियल को निर्मित करने की क्षमता पादप की नए कार्बनिक पदार्थ को निर्मित करने की क्षमता क्या है? एफिशिएंसी इंडेक्स दक्षता सूचकांक है। इस पादप का स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है? दक्षता सूचकांक। ठीक है, दक्षता सूचकांक इसको कह दिया जाता है। प्लांट कितना नया ऑर्गेनिक मैटर या मटेरियल प्रोड्यूस करके ऐड कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहां एक एम्ब्रियो डेवलपमेंटल प्रोसेस दे रखा है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंटल प्रोसेस दे रखा है, और उसमें आपको दोनों प्रकार की वृद्धि प्रारूप जो है उनको पुट करना है। तो आपको ये समझ आएगा कि कब तक ग्रोथ जो है वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंटल प्रोसेस में जियोमेट्रिक होती है और कब जो ग्रोथ है वो जाकर क्या हो जाती है? अर्थमेटिक हो जाती है। ये स्टूडेंट्स समझने वाली बात है। ठीक है, तो देखो यहां हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक सेल ले रहे हैं जिसको आप जानते हैं जाइगोट कहा जाता है। जाइगोट से ही एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के प्रोसेस में देखिए ये स्टूडेंट्स जाइगोट आप जानते हैं 2n सेल होती है। इस जाइगोट में डिवीजन हुआ तो सबसे पहले आप ये कह सकते हैं 2 सेल स्टेज आई। जैसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में आवृत बीजी पादपों में मैं बात करूं जाइगोट से या युग्मनज से भ्रूण के परिवर्धन की, तो आप वहां जानते हैं पहला अनुप्रस्थ विभाजन होता है। एम्ब्रियोलॉजी जो 12th का चैप्टर है उसमें आप इसको पढ़ते हैं। और इससे 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, एक सेल ऑफ एपिकल होती है, दूसरा सेल ऑफ बेसल होती है। CA और CB आधारी कोशिका और सीड्स कोशिका आपने पढ़ रखा है, और जो सीड्स कोशिका है उससे आगे भ्रूण बन जाता है। ठीक है, लेकिन उसके बजाय यहां बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन हम ले रहे हैं। 2 कोशिकाएं बनी,
इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए क्या हुआ, ये जो कोशिकाएं थी इनकी संख्या 4 हो गई। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां जो है वो एक ऑक्टेंट का फॉर्मेशन होता है, एक अष्टक का निर्माण होता है, और अष्टक का निर्माण होने का मतलब कोशिकाओं की संख्या अब 4 के बजाय कितनी हो गई है, 8 कह सकता हूं मैं, कोशिकाओं की संख्या अब 8 है। ठीक है, और इसके बाद अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो आप ये कह सकते हैं 16 सेल्स बन सकती हैं। और यहां एनसीईआरटी में जो स्थिति आपको बता रखी है उसके अकॉर्डिंग ऐसा है कि ये जो परिवर्धन की प्रक्रिया चल रही थी, अब इसमें से कुछ ही कोशिकाएं आगे विभाजन में जाएंगी, बाकी विभेदित हो गई हैं, अर्थात स्थायी कोशिकाओं के रूप में परिवर्धित हो गई हैं। तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये जो है वो प्रक्रिया देखी जा रही है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपके पास जो जाइगोट या युग्मनज है, ये जाइगोट या युग्मनज डिवीजन करता है, विभाजन करता है, डिवाइड होता है। ये 2 सेल्ड कंडीशन है, द्विकोशिकीय अवस्था है। ये 4 सेल्ड कंडीशन है स्टूडेंट्स, और इसको हम बोलते हैं टेट्राड, चतुष्क। ठीक है, ये आपके पास 8 सेल्ड स्टेज है, और इसको स्टूडेंट्स आप बोलते हैं ऑक्टेंट, अष्टक। और इसके बाद मैंने यहां लिखा है बेसिकली 16 सेल स्टेज, क्योंकि मैं जो प्लांट्स की बात आपसे कर रहा था, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में या आवृत बीजी पादपों में स्टूडेंट्स 16 कोशी की अवस्था तक लगातार, कहां से कहां, तो देखिए यहां से यहां तक 16 कोशी की अवस्था तक लगातार आप ये कह सकते हैं कोशिकाओं की संख्या बढ़ी है। जितनी कोशिकाएं प्रेजेंट थी उनके बजाय डबल हो गई। देखिए 1 से 2 हुई, 4, 8, 16, इस प्रकार से कोशिकाएं लगातार बढ़ी हैं। तो आप ये कहेंगे प्रत्येक विभाजन के बाद यहां कोशिकाओं की संख्या दुगुनी होने का मतलब ये कैसी ग्रोथ शो कर रहा था, जियोमेट्रिक ग्रोथ, जियोमेट्रिक इंक्रीज। ठीक है, एक और बात कह दूं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में 2 to 16 सेल स्टेज, 2 से 16 कोशिकीय अवस्था जो होती है, इसको स्टूडेंट्स प्रो एम्ब्रियो या प्राक भ्रूण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राक भ्रूण। एक और काम की बात बता देता हूं, आप ये ध्यान रखें, मोनोकोट और डाइकोट दोनों में ही, इन बोथ मोनोकोट एंड डाइकोट, डेवलपमेंटल प्रोसेस 2 to 16 सेल स्टेज एक समान रहती है। इन बोथ मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स, जो मोनोकोट्स और डाइकोट्स हैं, एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पादप हैं, इनमें आप ये देखिए 2 से 16 कोशिकीय अवस्था तक 2 to 16 सेल स्टेज परिवर्धन की प्रक्रिया समान। अब परिवर्धन की प्रक्रिया समान हो रही है तो क्या हो रहा है, 2 से 16 कोशिकीय अवस्था तक लगातार आप ये कह रहे हैं जो कोशिकाओं की संख्या थी वो दुगुनी होती जा रही है, मतलब जियोमेट्रिक ग्रोथ यहां हो रही है। क्लियर है, ये जो जियोमेट्रिक ग्रोथ स्टूडेंट्स यहां हो रही है 2 से 16 कोशिकीय अवस्था तक, आपने कहा मोनोकोट और डाइकोट में, एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पादपों में, दोनों प्रकार के पादपों में एक समान देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहां से देखिए आपके पास यहां तक तो 16 सेल स्टेज तक तो कौन सी वृद्धि हुई, कौन सी ग्रोथ हुई, जियोमेट्रिक। अब इसके बाद वो कह रहा है कि यहां कुछ कोशिकाएं जो हैं वो अभी विभाजन की स्थिति में है, ये विभाजित होती हैं, जैसे मैं रेड से जिनको इंडिकेट कर रहा हूं, ये आप कह दीजिए डिविजेबल या इनमें विभाजन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है इन कोशिकाओं में तो विभाजन या डिवीजन हो रहा है, और बाकी की कोशिकाएं जो है वो स्थायी उत्तकों के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। तो अब यहां से स्टूडेंट्स सारी कोशिकाएं विभाजन में नहीं जा रही हैं। कौन सा ग्रोथ प्रारंभ हुआ, अर्थमेटिक ग्रोथ। आपसे कारण पूछा जाए यहां अर्थमेटिक ग्रोथ क्यों प्रारंभ हुआ, तो यहां अर्थमेटिक ग्रोथ इसलिए प्रारंभ हुआ क्योंकि जो स्थायी कोशिकाएं बन गई, जैसे ये जो सेल्स हैं, ये जो ब्लू वाली सेल्स हैं, ब्लू से जो सेल्स हम इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, ब्लू से जो सेल्स आप इंडिकेट कर रहे हैं, कुछ सेल्स को बना देता हूं, बाकी देखिए सारी कोशिकाएं वो जो विभाजित नहीं हो रही है, ये आप कहेंगे
परमानेंट सेल्स हैं। कौन सी कोशिकाएं होंगी स्टूडेंट्स? परमानेंट सेल्स, स्थायी कोशिकाएं, ठीक है। और जो परमानेंट सेल्स या स्थायी कोशिकाएं हैं वो आप ये कहेंगे अस्थायी रूप से विभाजन की क्षमता खो देती हैं। अस्थायी रूप से विभाजन की क्षमता खो देती हैं। तो ऑब्वियस है कुछ एक कोशिकाओं में डिवीजन कंटिन्यू होगा। ये कौन सी ग्रोथ है? अर्थमेटिक ग्रोथ, जबकि ये कौन सी ग्रोथ थी? जियोमेट्रिक ग्रोथ। तो अब आगे कौन सी ग्रोथ होगी? अर्थमेटिक ग्रोथ। एक पॉइंट और क्लियर कर लीजिए, 16 सेल्स स्टेज या 16 कोशिकी की अवस्था में ही ये डिवीजन डिफरेंशिएशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो आप ध्यान रखें 16 सेल्स स्टेज का जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, इसमें स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं क्या हो जाता है? डिफरेंशिएशन या विभेदन प्रारंभ हो जाता है। आवृत बीजी पादपों की मैं बात कर रहा हूं। विभेदन प्रारंभ हो जाता है, इसलिए आप कहेंगे आगे कौन सी ग्रोथ नहीं हो सकती? जियोमेट्रिक। आपसे पूछ लिया जाए 16 सेल स्टेज तक तो जियोमेट्रिक ग्रोथ हो रही थी, तो आगे क्यों नहीं हो रही थी? हालांकि एनसीईआरटी ने यहां यही दिया है आपको, लेकिन मैंने परफेक्ट वो कंडीशन बता दी है जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में होती है। तो इस सेल स्टेज के बाद अब अर्थमेटिक की क्यों हो रही है, जियोमेट्रिक ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? तो आप ये कहिए जो 16 सेल स्टेज का एम्ब्रियो है, जो 16 कोशिकी की अवस्था का भ्रूण है, उसमें विभेदन प्रारंभ हो जाता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, आवृत बीजी पादपों में, ठीक है, मैं लिख देता हूं एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो ऑफ 16 सेल स्टेज, ठीक है। इनमें क्या हो गया? विभेदन प्रारंभ हो गया। तो इस प्रकार से अब कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भ्रूण परिवर्धन की प्रक्रिया में, तो कॉमन क्वेश्चन देखो क्या हुआ? भ्रूण परिवर्धन की प्रक्रिया में संपन्न होने वाले वृद्धि प्रारूप हैं। संपन्न होने वाले वृद्धि प्रारूप हैं, वृद्धि प्रारूप हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए पहले ज्यामितीय और उसके बाद अंकगणितीय। ये दोनों वृद्धि प्रारूप वहां आपको देखने को मिलेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपका जो ग्रोथ है वो कंप्लीट है, ठीक है। ग्रोथ के लिए कंडीशंस में वही बात हम पढ़ेंगे, जैसे हार्मोनल डेवलपमेंट जब हम शुरू करेंगे या डेवलपमेंटल प्रोसेस परिवर्धन हम शुरू करेंगे तो हार्मोन्स के साथ हम उसकी बात करेंगे। तो अब आपको कंडीशंस फॉर ग्रोथ डिस्कस करनी है, जो डेवलपमेंट के साथ ही मैं बात करूंगा। और उसी में आपको जो लीव्स वगैरह में दे रखा है, जैसे लीफ या पर्ण पत्ती है, उसमें प्लास्टिसिटी, सुगठ्ठता आपको दे रखी है, एक से ज्यादा प्रकार की आकारिकीय संरचनाएं जो बनने की प्रक्रिया है वो आपको दे रखी है। ये सब डेवलपमेंट का पार्ट है। तो अब अगला लेक्चर 97 हम शुरू करेंगे डेवलपमेंटल प्रोसेस का, परिवर्धन प्रक्रिया का। यहां तक ग्रोथ वृद्धि कंप्लीट होती है। लेकिन अब एक बात आप यहां से क्लियर करके जाइए, इस लेक्चर के लास्ट में मैं आपको बता रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि जो ग्रोथ है वो कंप्लीट हो गई, तो डेवलपमेंटल प्रोसेस क्या है? डेवलपमेंट क्या है? देखिए डेवलपमेंट जो है दैट इज द सम टोटल ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ग्रोथ और जो डिफरेंशिएशन है स्टूडेंट्स, इसका कुल योग है डिफरेंशिएशन। लगातार वृद्धि हो रही है ग्रोथ, इसका मतलब आप कह सकते हैं भार में, बायोमास में, या आप ये कह सकते हैं मास में इंक्रीज आ रहा है और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही हैं और उनका कार्यात्मक विभेदन होता जा रहा है। तो वृद्धि तथा विभेदन को सम्मिलित रूप से आप क्या कहते हैं? परिवर्धन। वृद्धि तथा विभेदन को सम्मिलित रूप से आप परिवर्धन कहते हैं। तो अगले लेक्चर में हम परिवर्धन जो है उसको स्टडी करेंगे, उसके साथ साथ वृद्धि तथा परिवर्धन के लिए जो अवस्थाएं हैं, जो कंडीशंस है, उनको उसमें सम्मिलित करेंगे और फिर उसके बाद शुरू करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पादप वृद्धि नियामक पदार्थ, जिनको आप पादप हार्मोन्स कहते हैं। एंजॉय द फिजियोलॉजी। थैंक यू।